Hi everyone, welcome to Polpath and this is प्रतिमा सिंह। दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉलेजियम प्रणाली पर। ये खबर जो है कॉलेजियम सिस्टम से जुड़ी हुई है। बीते दिनों कॉलेजियम प्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से कॉलेजियम व्यवस्था पर एक बार फिर विचार करने की मांग की गई और इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग को फिर से पुनर्जीवित करना चाहिए, ये बात भी रखी गई। जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, इसको पुनर्जीवित जो है करना चाहिए, ये याचिका में ये बात भी रखी गई। इसके अलावा कॉलेजियम सिस्टम की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए गए, जो कि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार जो कॉलेजियम सिस्टम है उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाए जा चुके हैं। अब सबसे पहले हम कॉलेजियम सिस्टम को समझते हैं कि ये है क्या। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें क्या होता है, जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफ़र से संबंधित जो कार्य प्रणाली है उसी को कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। यदि हम भारत के संविधान की बात करें तो पूरे संविधान में कॉलेजियम सिस्टम से संबंधित कोई भी प्रावधान देखने को नहीं मिलता है और ना ही भारत सरकार ने इस विषय पर कोई कानून पास किया है। यदि वर्तमान समय में कॉलेजियम सिस्टम की संरचना की बात करें तो CJI यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट से ही होने चाहिए। तो ये इनसे मिलकर के कॉलेजियम सिस्टम जो है बनता है और इसकी अध्यक्षता जो ये कॉलेजियम है, इस कॉलेजियम की अध्यक्षता कौन करता है? CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या मुख्य न्यायाधीश ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो है कॉलेजियम सिस्टम वर्तमान समय में ये काम कर रहा है। अब हम कॉलेजियम की थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं, पास्ट की बातों पर गौर करेंगे ताकि थोड़ा सा कॉलेजियम सिस्टम कैसे विकसित हुआ, कैसे ये इसमें कैसे जो है किस किस चरणों में विकास हुआ और क्या विवाद रहे इसके पीछे, तो वो भी थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। तो कॉलेजियम सिस्टम का विकास सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में छुपा हुआ है। चलिए देखते हैं। पहला डिसीजन जो था, इसे हम क्या है, फर्स्ट जज या SP गुप्ता केस के नाम से जानते हैं। इसे फर्स्ट जज या SP गुप्ता केस के नाम से हम जानते हैं, जो कि 1981 में आया था। और इस डिसीजन के समझें उससे पहले हम थोड़ा समझना पड़ेगा कि आर्टिकल जो है 124 क्या है। तो इस डिसीजन को जानने से पहले आर्टिकल 124 इस डिसीजन में आएगा, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। जो अनुच्छेद 124 में जजों की नियुक्ति के लिए परामर्शी प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। किसमें किया गया? अनुच्छेद 124 में जजों की नियुक्ति के लिए परामर्शी प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। अब इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि परामर्श शब्द का अर्थ डिसीजन से नहीं है। जो परामर्श शब्द का अर्थ है ये सहमत से नहीं, यानी कि CJI की राय को सरकार मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है और ये सरकार पर डिपेंड करेगा कि वो जो CJI की राय दी, CJI जो परामर्श देगा तो उसको माने या ना माने, या वो जो सिफारिश करेगा कि इन व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए तो ये उसको माने या ना माने, ये पूरी तरह से सरकार पर डिपेंड करेगा। यानी कि राष्ट्रपति चुनाव करता है तो उस पर डिपेंड करेगा। पहले ऐसी व्यवस्था थी। तो अगर हम इस डिसीजन की निष्कर्ष की बात करें तो इस डिसीजन में क्या है, जो 1981 के डिसीजन में क्या किया गया था कि सरकार की भूमिका को प्राथमिकता दी गई थी और CJI की भूमिका को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। इसकी CJI की भूमिका को सलाह तक सीमित कर दिया गया था, यानी कि सलाह दे सकता है और राष्ट्रपति सरकार माने या ना माने ये उस पर डिपेंड था। यानी कि इसको एक सलाहकारी डिसीजन के रूप में किसके लिए, CJI को एक सलाहकार तक ही सीमित कर दिया था। और ये सिस्टम अगले 12 सालों तक चलता रहा, जबकि दूसरा केस आता है इसी व्यवस्था के लिए, वो देखते हैं। आगे चलकर जो है 1993 में होता क्या है कि सेकंड जज केस देखने को मिलता है। इस केस में जो है 9 जजों की बेंच होती है। कितने? इसमें ये 9 जजों की जो है बेंच
बनाई जाती है। और इस जो है इसे एसपी गुप्ता केस के नाम से इसमें जो इस बेंच में जो 9 जजों की बेंच बनती है, इसमें एसपी गुप्ता केस में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को खारिज करते हुए जो है निर्णय में कहा गया कि भारत में न्यायपालिका की जिम्मेदारी स्वयं न्यायपालिका की है, यानी कि जो न्यायपालिका की रक्षा की जिम्मेदारी है वो स्वयं न्यायपालिका पर ही है। तो मतलब न्यायपालिका खुद के अस्तित्व को और खुद की अखंडता की रक्षा कर सकती है, और अपनी रक्षा के लिए वो कुछ सिस्टम, कुछ नियम बना सकती है। तो और इसी जब डिसीजन ऐसा आया तो और इसी रक्षा करने के लिए, यानी कि अपनी न्यायपालिका की अखंडता और अस्तित्व की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम सिस्टम का विकास किया। और इस सिस्टम के अनुसार जजों की नियुक्ति जजों के द्वारा ही की जाती है, यानी कि जो जज होते हैं, कुछ जो चीफ सीजेआई और जो वरिष्ठतम जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके द्वारा जो सिफारिश की जाती है, जिन व्यक्तियों की नाम दिए जाते हैं, उन्हीं को जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऐसा यहाँ पर एक सिस्टम इन्होंने विकसित किया। इस डिसीजन में कहा गया कि कॉलेजियम में सीजेआई और 2 वरिष्ठ जो सीनियर जज शामिल होंगे। एक तो सीजेआई होगा, मुख्य न्यायाधीश ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा 2 जो सबसे सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ये शामिल होंगे इस डिसीजन में। जो सेकंड डिसीजन होता है, इसमें कहा गया कि कौन होगा जो इनका कॉलेजियम का होगा। ये कॉलेजियम में कितने लोग होंगे? एक सीजेआई होगा और 2 अन्य सीनियर जज होंगे, और इन्हीं की परामर्श से जजों की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि ये 3 लोगों का कॉलेजियम, 3 लोगों का समूह जो होता है, जिन व्यक्तियों को नियुक्त के लिए नाम आगे बढ़ाएगा, उन्हीं को जो है सरकार नियुक्त करेगी, यानी कि राष्ट्रपति जो है नियुक्त करेगा। और सरकार के लिए इनकी परामर्श बाध्यकारी होगी, यानी कि सरकार अब अपनी इच्छा से नहीं करेगी, यानी कि जिन व्यक्तियों के नाम ये आगे देंगे, उन्हीं में से सरकार को जो है जजों की नियुक्ति करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। और यानी अब क्या हो गया यहाँ पर कि जो सरकार है वो इनके द्वारा जो नाम आगे बढ़ाए जाएंगे, जो सिफारिश भेजी जाएगी जिन व्यक्तियों के नामों की, तो अगर उनको पसंद नहीं आता है सरकार को, तो 2 बार वापस कर सकती है। और 2 बार वापस करने के बाद अगर वो उन्हीं नामों को या कुछ जो भी चेंजेस करके वो तीसरी बार भेज देती है, तो फिर वो अंततः फाइनल हो जाएगा कि उन्हीं की बात मानी जाएगी। कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या है कि अंततः जो है इनकी जो ये कॉलेजियम है न्यायाधीशों का, इन्हीं की बात जो है सरकार को माननी पड़ेगी। ये 2 बार वापस कर सकते हैं उसको, बस इतना ही कर सकते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है थर्ड जज केस, जो कि 1998 में आता है। और ये एक्चुअली क्या है, ये केस नहीं था, इसमें तत्कालीन राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 का उपयोग करते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह मांगी थी। ये कोई केस नहीं था ये एक प्रकार से, लेकिन इसमें निर्णय दिया गया तो इसको थर्ड केस के नाम से जाना जाता है। तो अनुच्छेद 143 क्या है, आप सभी को पता है, आप पॉलिटिकल फील्ड से हैं तो आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत क्या है, परामर्शी क्षेत्राधिकार आता है, जिसमें कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी कानूनी मसले पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं। हालांकि इसमें इस अनुच्छेद के अंतर्गत ना तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है सलाह देने को, और ना ही सुप्रीम कोर्ट की दी हुई सलाह राष्ट्रपति के लिए है, बाध्यकारी है मानने के लिए। बस वो सलाह ही सलाह है, ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो दे सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो मान सकता है। तो उसी के अंतर्गत इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट से क्या एक सलाह मांगी, क्या सलाह मांगी कि, और इसी जो है 143 का उपयोग करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति से इन्होंने, राष्ट्रपति जो थे वहाँ पर तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस समय, तो परामर्श शब्द के अर्थ को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सवाल किए। जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे तो उन्होंने परामर्श लेकर, परामर्श जो शब्द है इसकी बोला कि इसकी व्याख्या, इसका अर्थ बताइए हमको, इसका सही मायने में अर्थ क्या है, ये सवाल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से किया। तो सवाल क्या था, सवाल ये था कि जो सीजेआई की राय है उसे परामर्श के तौर पर देखा जाएगा
या अन्य न्यायाधीशों की राय को भी इसमें शामिल किया जाएगा। यानी कि जो राय मिलेगी, जो सिफारिश जाएगी व्यक्तियों की नियुक्ति की, जो जज नियुक्त करने हैं उनकी जो लिस्ट जाएगी, ऐसे कह सकते हैं कि जो लिस्ट जाएगी, तो उसमें जो है उस परामर्श में, उस सिफारिश में सिर्फ जो है जो सीजेआई होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, उसकी राय मानी जाएगी या अन्य न्यायाधीशों की भी राय की इसमें क्या होगा, वजन रहेगा। जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी राय की भी कोई वहाँ पर मूल्य होगा या नहीं होगा, ये ऐसा इन्होंने पूछा। तत्कालीन राष्ट्रपति ने परामर्श शब्द को कहा कि इसे स्पष्ट करो कि इस परामर्श में किसकी किसकी राय का मूल्य होगा, किसकी किसकी बात का वजन होगा। तो इसमें जो है क्या करता है कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिसीजन दिया। क्या डिसीजन दिया कि जो है वर्तमान में ये इस डिसीजन देता है कि कॉलेजियम सिस्टम कैसे बनेगा, कैसे कार्य करेगा। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उसी डिसीजन के चलते भारत में वर्तमान जो है कॉलेजियम सिस्टम बना। जो वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम है वो इसी जो केस में, इसी केस के जो डिसीजन आया था उसके चलते बना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा, क्या कहा था कि कॉलेजियम में सीजेआई होंगे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, और कौन होगा, और 4 अन्य सीनियर न्यायाधीश होंगे, यानी कि 4 वरिष्ठतम जज शामिल होंगे इस कॉलेजियम में। एक सीजेआई होगा और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। और जो सबसे मेन बात थी इस डिसीजन में वो ये थी कि यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति पर कॉलेजियम के 2 जज अलग अलग राय रखते हैं, 2 जज अगर हैं कि किसी व्यक्ति की नियुक्ति पर उनकी अलग राय है, तो उस व्यक्ति के नाम को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के नाम पर 2 जज, इसको सीधी अगर भाषा में समझें कि यदि किसी जो है व्यक्ति के नाम पर 2 जज असहमत हैं, तो क्या होगा कि उस व्यक्ति के नाम को उस लिस्ट में नहीं डाला जाएगा, उस नाम को आगे बढ़ाया नहीं जाएगा। ये इसका सीधा सिंपल लैंग्वेज में ये मतलब निकला। तो यहाँ क्या है कि मेजॉरिटी को महत्व दिया गया। इस डिसीजन में क्या हुआ कि मेजॉरिटी के महत्व को स्थापित किया गया। और इन 3 डिसीजन की अहम भूमिका रही भारत में कॉलेजियम सिस्टम को विकसित करने में। यहाँ पर अलग राय, यहाँ पर मिसप्रिंट है, अलग राय होगा, अलग राय रखने वाले हैं। यदि 2 जज अलग राय जो है रखने वाले हैं तो सिफारिश आगे नहीं भेजी जाएगी, ऐसा है यहाँ पर। तो ये मिसप्रिंट है। तो आगे फिर यहाँ पर ये जो कॉलेजियम सिस्टम था, ये इसका विकास की जो है एक प्रकार से कैसे कैसे विकसित हुआ। और उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, और आज भी इसकी पारदर्शिता को लेकर के जो है याचिकाएं दायर की जा रही हैं। ये भी आपको समझना चाहिए कि इसकी पारदर्शिता को लेकर के अभी भी कुछ वहाँ पर मनमुटाव हैं, थोड़ा सा भेद हैं, तो इसके लिए याचिकाएं दायर की जा रही हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।